हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के टॉप कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपको हर लेवल पर जो है हेल्प करेंगे, चाहे वो पीजीटी लेवल है, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, चाहे आपके बोर्ड कोई भी लेवल है आपका, वहाँ पर आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अपनी जो एक मेरिट के अंदर अपना नाम जो सिक्योर करने की जो के पीछे का जो मेन रीज़न होता है ना बच्चों का, वो होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा, वो उसके जो चांसेस, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के सही जाने की, वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए, और आप देख लीजिए, आप जितने भी आपने अगर कभी पेड बैचेस परचेज किए होंगे, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही कराया जाता है, कॉन्सेप्ट का ही पैसा देते हो, बाकी प्रैक्टिस तो यूट्यूब पर होती है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट ही यूट्यूब पर मिल रहा है, और उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर करना पड़ रहा है कि भाई आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो कलीग्स हैं, या जो बच्चे हैं, अगर वो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो भी अपने लेवल पर प्रिपरेशन कर सकें, है ना। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी जो बच्चे नए आए हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो पीछे से चली आ रही हैं, ठीक है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यूपी टीजीटी पीजीटी करके जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है, वहाँ पर एक लिंक आपको मिल जाएगा, वो आपको सीधा प्लेलिस्ट पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स की जर्नी बीच में हमने रोक दी थी केवीएस के लिए, बाकी ये जर्नी अब हमने वापस से क्या कर दी, रिज्यूम कर दी है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर लेवल पर प्रिपेयर हो सकें। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जैसे केवीएस ही मान लो, क्या सभी का केवीएस में सिलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जो आपके पेड वगैरह होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका एक्सेस होता है कि भाई आप इतने ही टाइम पीरियड के लिए ना, जब तक एग्जाम है तब तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बाकी नहीं, बाद में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आपका मन करे आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। और मजे की बात सबसे बड़ी पता है क्या है, कि यहाँ पर आपको डाउट क्लासेस भी हैं। माने अगर आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर अटक रहे हो, तो आप डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट कैसे करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्वेरीज पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका बेनिफिट हो, आपको जॉब मिले, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, ये दिगम मंत्रा का और हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए अपनी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होता है उसे समझ लेते हैं। आपने किसी से लोन लिया, उधार माल खरीदा, और भविष्य में आपको उसका भुगतान करना है, ठीक। तो क्या आपके पास इतना फंड अवेलेबल है कि आप उसका समय से भुगतान कर सकते हैं? ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन, ये जो व्यवस्था होती है, यही व्यवस्था और यही स्थिति आपकी सॉल्वेंसी कहलाती है, जिसको हम शोध क्षमता भी कहते हैं। मैंने 5 लाख का किसी पार्टी से लोन लिया, और इस साल मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो क्या उस 1 लाख रुपए की व्यवस्था मेरे पास है या नहीं है? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मेरी जो फर्म है वो सॉल्वेंट है, और अगर नहीं है तो मेरी जो फर्म है वो कैसी है, इंसॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि मैं फर्म का पेमेंट, जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेंडर्स हैं, जो मुझे पैसा दे रहा है, वो ये देखेगा कि इसके पास भाई माल कितना है, एसेट कितनी है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, इसको, इसका शेयर होल्डर फंड कितना है, और इसने लोन कितना ले रखा है। तो अगर लोन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगेगा कि भाई इसके पास संपत्तियां उतनी नहीं है जितना इसके पास लोन है, तो ये तो फर्म लोन पर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो फर्म है वो दिवालिया घोषित कर दी जाए, इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाए, तो फिर तो हमारा पैसा फंस जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति में जो लेंडर्स होते हैं, जो देनदार होते हैं, जो है ना, जो हमारे, जिनसे हम उधार खरीदते हैं या उधार पैसा उठाते हैं,
ऐसे में वो हमें पैसे देने से या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या करने लगते हैं, बचने लगते हैं। तो ये जो सोल्वेंसी रेशो है ये यही बताता है कि फर्म की जो शोध क्षमता है, उसकी जो सोल्वेंसी है वो कितनी है, या उसकी जो पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहला रेशो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रेशो आपके सामने बेटा जो आएगा वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ऋण और क्षमता अनुपात। अब ये क्या है, देखिए इसका जो पहले फॉर्मूला है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण। डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, माने शेयर धारक निधि। ठीक है, ये इसका क्या है, रेशो है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि फर्म की जो एबिलिटी है क्या वो इतनी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पूरा कर सके, जो उसकी दीर्घकालीन देनदारियां हैं, दीर्घकालीन दायित्व जो हैं, क्या वो उनको पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर पूरा कर सकते हैं तो क्या उसका कोई आइडल रेशो है, बिल्कुल है। कितना है, 2:1 है। अगर उसका आइडल रेशो है तो इसमें यह भी कंडीशन होगी कि अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा और अगर कम होगा तो क्या होगा। हाँ, अगर आइडल रेशो से ज्यादा है, माने आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लेंडर्स जो है वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करने से बचने लगेंगे। क्यों बचने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप केवल लोन ले रहे हो और उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे, तभी तो आपके पास इतना सारा लोन इकट्ठा हो गया है ना। तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करने से बचने लगेंगे और उन्हें सिक्योरिटी भी फील नहीं होगी। उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं फर्म हमें धोखा दे सकती है, हो सकता है आने वाले भविष्य में फर्म बंद होने की कगार पे आ जाए और हमारा पैसा डूब जाए। लेकिन अगर रेशो कम होगा तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो उल्टी हो जाएंगी। लेंडर्स को क्या लगेगा कि भाई इसके पास तो लोन ही नहीं है, इसका मतलब ये समय से या तो लोन का पेमेंट कर देता है या कम लोन उठाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इन्हें इन्वेस्ट कर भी दिया तो आने वाले भविष्य में फर्म को कुछ नहीं होगा और हमें हमारा रिटर्न भी मिल जाएगा और पेमेंट भी मिल जाएगा। तो वो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। समझ आ गई बात, ये 3 बातें। इसका रेशो मैंने अभी आपको बता ही दिया। डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। क्लियर है ये वाली बात। इनके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे एक साथ, क्योंकि यहाँ पर कई बार ना आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है और वहाँ पे फिर आपसे गड़बड़ हो जाती है ना। तो यहाँ पर मिक्स ही समझेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी हमें 2 फॉर्मूले समझने हैं। एक तो लॉन्ग टर्म डेब्ट माने दीर्घकालीन ऋण कैसे निकलता है, और दूसरा क्या है, शेयर होल्डर फंड माने जो आपका शेयर धारक निधि है वो कैसे निकलता है। तो आ जाओ देख लेते हैं। तो डेब्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स शामिल हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, चाहे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ये शामिल हैं। ठीक है, क्लियर है। जो भी हमारे करंट लाइबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं या अदर करंट लाइबिलिटी, उसमें ये सब उसमें शामिल नहीं होंगी, वो सब इसमें शामिल नहीं होंगी, सॉरी, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। इसमें जो लॉन्ग टर्म माने 1 साल से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो होता है उससे ज़्यादा जो है उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो इसमें शामिल होंगी। या आप डेब्ट को इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आपका नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस शेयर होल्डर फंड, या नॉन करंट एसेट है ना प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड, ये भी बन सकता है। समझ आ रहा है, क्लियर है कहानी। ये क्या बन जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये सब चीजें कंसिडर करते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। या आप इसको टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो। देखिए बैलेंस शीट अगर आपने बहुत अच्छे से समझी है ना तो फिर ये फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है।
है ना। जैसे जो हमारी कुल संपत्ति होती है ना, हमारी जो टोटल एसेट होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटीज के। अब मैं अगर ये कहूँ कि टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और अगर मैं आपसे कहूँ टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या निकालना है, नॉन करंट लायबिलिटी निकालना है, तो इन दोनों को कहाँ कर दो, इधर कर दो, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो उस तरह से आपका जो नॉन करंट लायबिलिटीज निकल करके आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना सीखो, याद हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है, रटने का कोई इसमें चांस नहीं है। बाकी देखो रटोगे तो भूल जाओगे, पॉसिबिलिटीज है। बाकी अगर समझ करके करोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो आसान होगा। सीधी सीधी सी कहानी है, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को रख दो, उनको खोल दो। जितना ज़्यादा आप खोलते चले जाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी निकलती चली जाएंगी। इसके बाद आता है शेयर धारक निधि। इसमें तो बहुत सीधी सीधी सी बात है। एक तो शेयर कैपिटल आती है जिसमें इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल माने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों चीज़ें शामिल हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, जिसमें सभी तरह के रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर शामिल होता है। क्लियर है ये वाली बात। या और कैसे निकाल सकते हो, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन, भाई मैंने इक्वेशन में आपको यही लिखा तो जरूरी है कि इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, इसके आधार पर क्वेश्चन बना करके दे देगा, तो फिर कैसे करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स का अपना बड़ा महत्व है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं कॉन्सेप्ट्स में क्या कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेते। भाई एमसीक्यू का कैसे करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आएंगे। तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन का बिल्कुल मतलब माइंड में सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इन सबके खुद से नोट्स बनाना और खुद से इनको सोलो करना। पीडीएफ के चक्कर में मत लगना। खुद से जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, खुद से जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। ये मैंने केवीएस में देखा, पता है मैंने केवीएस में स्टार्ट किया था ये, और बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने हैंड्स मेड नोट्स बनाए थे, बल्कि वो बेचते भी थे कि सर हम इस तरह से जो है अपने नोट्स बना रहे हैं आपकी वीडियो की हेल्प से। और उनके मतलब जो है अभी केवीएस में बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। कई बच्चों के तो जैसे 100 का जो था पेपर हुआ था सब्जेक्टिव जो था, बाकी 80 का तो जनरल पेपर था, तो 100 में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 90 या 90 प्लस आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। तो सेल्फ नोट्स का अपना बड़ा महत्व है। तो इसलिए पीडीएफ के पीछे तो बिल्कुल मत भागना। वैसे मैं देता भी नहीं हूँ पीडीएफ, अगर आप मांगोगे भी तो आई एम सॉरी लिख करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक दो चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या इसमें कुछ चीज़ें हम छोड़ भी देते हैं, एक्सक्लूड भी करनी पड़ती हैं। हाँ जी, कुछ चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? एक सेकंड। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी जिन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं? तो वो भी देख लेते हैं। दिख रहा है ना, क्लियर है सब कुछ। तो एक तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो आपको उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। दूसरा, रिजर्व में आपका एक आता है, एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है और एक शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आता है। ये दोनों भी इवैल्यूएट नहीं होंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट उसमें कंसिडर नहीं होंगे। सपोज करो यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द इन द कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड।
तो 4 रिजर्व आ गए, जनरल रिजर्व और आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब आप बताओ कौन सा टिक करोगे, आप करके आ जाओगे रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन ये अब आपने पढ़ लिया इसलिए कर दोगे, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है हाँ, ये वाली कहानी है। चलिए, जितने भी आपके फ्री रिजर्व हैं और बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी, तो टोटल इक्विटी रिमेन्स क्या होती है, वो अनचेंज रहती है। ठीक है, माने निःशुल्क बोनस या बोनस शेयर कंपनी के भंडार और अधिशेष जारी किए जाते हैं, तो मतलब कोई भी अगर फ्री शेयर या बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका कंपनी की शेयर जो है, उसका जो शेयर्स हैं उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ करेंगे। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट्स मैं भी ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी मास्टर्स हैं और सारे जो लोग हैं वो पढ़ा भी रहे होंगे, तो चीज़ों को आप कितना याद रखते हैं और प्लस आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो उसका भी पता चल जाएगा। तो हेड स्टूडेंट्स ना नोट्स भी बना करके रखना। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो उससे पहले आप एक बार इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिक खुद से करना, फिर देखना कि समझ होते हैं सही या नहीं होते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल्स हो गए ना ये वाले, तो फिर आपका ये वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए पेपर में रख दोगे बिल्कुल, है ना। तो आगे नेक्स्ट हम शेयर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो शेयर है हमारा रेशो है वो है हमारा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, कुल संपत्ति और ऋण अनुपात। टोटल एसेट टू डेप्ट माने हमारा डेप्ट कितना है और एसेट कितनी है, डेप्ट कितना है और एसेट कितनी है, या तो इक्वल होनी चाहिए माने जितना डेप्ट उतनी एसेट, या 2 टाइप्स होनी चाहिए। जैसे आपका जो डेप्ट है वो कितना है 5 है, तो वो कितना होना चाहिए, एसेट कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। यही आपका स्टैंडर्ड माना जाता है, बाकी तो नहीं ही माना जाता है। लेकिन अगर इसमें ऊपर नीचे आता है, जैसे जितना ज़्यादा शेयर होगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हाई रेशो होगा उतनी ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका रेशो आएगा उतना ही ज़्यादा जो है लेंडर्स को सेफ्टी मिल जाएगी, सिक्योरिटी उनको फील होने लगेगी, और जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनको फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल एसेट ऊपर है, कुल संपत्ति ऊपर है, तो कुल संपत्ति जितनी ज़्यादा होंगी लोन के कंपैरेटिबल, उतना ही ज़्यादा लोन देने वाले व्यक्तियों को क्या रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा। जैसे किसी फर्म का जो लोन है वो 5 लाख रुपए है और किसी फर्म की जो कुल संपत्तियां हैं वो कितनी है 40 लाख हैं, कितनी है 40 लाख है, तो 5 8 40, 8 रेशो 1। तो अब मुझे एक बात बताओ कि फर्म को पेमेंट कितने का करना है 1 रुपए का, लेकिन उसके पास अवेलेबल कितने 8 रुपए, तो 8 में से 1 रुपए का पेमेंट तो फर्म कर ही सकती है, हाँ कि ना। तो इसीलिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का क्या काम है समझ आ गया। अब देख लेते हैं इसको क्या कहानी है इसकी। मेजर द एक्सटेंट टू विच डेप्ट इज कवर्ड बाय द एसेट, कि जो हमारा डेप्ट है वो कितना कवर्ड है एसेट्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पर जो है कवर्ड है, कितना कवर्ड है 8:1 में, ठीक है। आइडल रेशो क्या है 1:1 और 2:1, ठीक। हाई रेशो का मतलब क्या है, ज़्यादा सेफ्टी ऑफ मार्जिन है। लो का मतलब क्या है कि लोअर सेफ्टी मार्जिन है। बहुत सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। देखिए फॉर्मूले जैसे हमारा डेप्ट टू इक्विटी था तो ऊपर डेप्ट था नीचे इक्विटी था, यहाँ पर क्या है टोटल एसेट टू डेप्ट है तो ऊपर टोटल एसेट है नीचे डेप्ट। बच्चे बिना वजह कई बार ना इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, हैं सीधा तो कह रहा है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो आ गया, है ना। बिना वजह परेशान होने लग जाते हो कि सर फॉर्मूला कैसे याद करें, इतना सारा फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना, देखो इनके फॉर्मूले तुम्हें दिए हुए हैं, बाकी जो इनके अंदर के, अब जैसे टोटल एसेट है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एसेट में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट आता है और करंट एसेट आता है। अच्छा आपको अगर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट नहीं दिया हुआ तो एक बात बताओ, क्या टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल नहीं होता? तो इसका मतलब क्या कि आपका जो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट है, क्या वो शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी के इक्वल नहीं होगा? तो इससे ये भी फॉर्मूला बन सकता है, इससे ये भी फॉर्मूला बन सकता है।
तो अगर आपने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को एक बार ना अच्छे से एनालाइज कर लो। मैंने पीछे वीडियोस भी डाल रखे हैं, वो भी देख लेना। अगर क्या होगा कि अगर आप बैलेंस शीट को ना अच्छे से एनालाइज कर लोगे एक बार, तो आपको इन फॉर्मूलाज में दिक्कत ही नहीं आने की है। थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। अब डेप्ट है, कौन से डेप्ट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म डेप्ट की। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म भी ले लेंगे। अरे भाई शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी में बात होती है, सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात होती है। और अभी अभी हमने डेप्ट का फॉर्मूला भी पढ़ा था पीछे, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये रहा डेप्ट का फॉर्मूला, बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े। अब तुम इसमें भी पढ़ोगे तो क्या क्लियर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे टोटल एसेट है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, हो गया खत्म, समाप्त कहानी। ठीक है, यही दो चीजें आती हैं, या शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, हो गई समाप्त। डेप्ट में क्या क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस शेयर होल्डर फंड, या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड, या टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस चीजें कहां अटक रही हैं, चीजें वहां अटक रही हैं जहां पर आपने उसको डेप्थ में एनालाइज नहीं किया। आप एक बार डेप्थ में एनालाइज कर लो बैलेंस शीट को, मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूं कि आपका इनमें से कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। और 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कोई भी एग्जाम होता है 2 से 3 चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन 1 नंबर का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 2.5 का हो, 3.5 का हो, 5 का हो, आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इसको एनालाइज करके पढ़ लिया तो। ये पक्की बात है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अच्छा, इसमें कौन सा आइटम एक्सक्लूड रहता है, डेफर्ड रेवेन्यू एसेट या डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है इसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरह से, यहां से भी क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी है कि आपको न्यूमेरिकली पूछ लेगा, यहां से कुछ भी पूछ लेगा उठा करके, है ना। तो पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा रेशो क्या है सर, तीसरा रेशो है प्रोपराइटरी रेशो, माने मालिकाना अनुपात। ओहो, मालिकाना अनुपात माने कि मालिक कितना है, माने प्रोपराइटर का फंड कितना है, ऑनर की कैपिटल कितनी लगी हुई है, और फर्म के पास टोटल एसेट्स कितनी है। क्लियर कहानी। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट विच हैव बीन फंडेड बाय द शेयर होल्डर, कि उन्होंने कुल संपत्ति में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। सीधी सीधी सी बात है। तो जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ज्यादा साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी, है ना। और जितना कम होगा उतनी ज्यादा आपका लोअर मार्जिन होगा, और उतनी ही ज्यादा आपकी जो पोजीशन होगी वो कम होगी। और साथ साथ में ये क्या करेगा, ये आपकी जो क्रेडिट वर्थनेस है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। मार्केट में साख को क्या कर देगा, कम कर देगा। और कहीं ना कहीं आप डेप्ट की तरफ क्या होने लगोगे, झुकने लगोगे, और आप डेप्ट रेस करने लगोगे। ये है इसका मेन उद्देश्य, कि क्या हम इस परिस्थिति में हैं या नहीं है। इसीलिए इनको जो अकाउंटिंग रेशियोज को टूल्स कहा जाता है, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमें लोन लेना है नहीं लेना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सब चीज़ें। क्लियर है। अब जैसे इसी के फॉर्मूले की मैं बात आपसे करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रोपराइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, है ना। अब टोटल एसेट का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, प्रोपराइटर्स फंड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो देखो प्रोपराइटर रेशो जो है, कहां गया भाई, शेयर होल्डर फंड ही होता है। क्या होता है, शेयर होल्डर फंड ही तो होता है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना। तो टोटल एसेट आ गया, कहां गया यार ये डेप्ट, कहां से आ गया, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड आएगा। टोटल एसेट हमने पढ़ ही लिया था, शेयर होल्डर फंड हमने पढ़ ही लिया था, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आएगा। ठीक, सारी चीजें वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तो तुम्हें देखो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर
ओपन करके लिख दिया। जैसे नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस आएंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या कहेगा, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स। ट्रेड रिसीवेबल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा। अदर करंट में क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड है, एडवांस टैक्स है। और यही नहीं, मैंने आपको यहाँ पर भी देखो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये रही। इससे ऊपर भी मैंने आपको एक एक डेप्थ जो है बिल्कुल ओपन करके दे दिया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। आपको तो ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें, सब कुछ जितना भी हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। लास्ट हमारा बचता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो माने आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का कितना टाइम से आपका प्रॉफिट, माने जो आप इंटरेस्ट लग रहा है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर, आपने बैंक से लोन लिया, डिबेंचर्स उठाए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत सारी चीजें आपने उठाई और आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। अब सवाल यह है कि आपका जो है प्रॉफिट कितना बन रहा है, क्या उस प्रॉफिट में वो इंटरेस्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो भाई, आपका प्रॉफिट है 20,000 रुपए, इंटरेस्ट दे रहे हो 50,000 रुपए, तो क्या इंटरेस्ट कवर हो गया, नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 है, आपका प्रॉफिट है 2 लाख का, 2 लाख में 50,000 कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इसका यही उद्देश्य है। आ जाओ देखो, मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म, कितना सेफ्टी मार्जिन है, 50,000 पर 1 लाख मार्जिन है, 50,000 पर 80,000 कम है, 50,000 पर 50,000 इक्वल है, 50,000 पर 40,000 कम है, भाई नहीं है मार्जिन, नहीं है कवरेज। लेकिन 50,000 पर 2 लाख बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है, तुरंत है, सेफ्टी है। समझ गए। हाई रेशियो कंसिडर्स बेटर फॉर द लेंडर्स एज इट मीन्स हायर सेफ्टी। अरे भैया एक बात बताओ, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जेब में जितना ज़्यादा रोकड़ होगा, कैश होगा, लोग उतनी ज़्यादा आपको पैसा दे लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो, है ना। आप क्रेडिट कार्ड वालों के पास जाओ, आप उनसे कहो मेरी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो ये कहेंगे सर कितने का क्रेडिट कार्ड देना है। आप ये कह दो सर मैं जो है भीख मांगता हूँ और 100 रुपये रोज़ के कमा रहा हूँ और मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो 50 लाख के लिमिट का, जूते मार के बाहर निकाल देगा। समझ गए। पैसा उसको दिया जाता है जिससे हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये तो दे देगा, भाई दे दो इसको, तुरंत दे दो। समझ गए, ये वाली कहानी है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटरेस्ट सर्विस रेशो। भाई देखो किसी भी चीज़ को अदरवाइज मत लेकर के जाना, कभी इधर उधर अदरवाइज ले जाओ, एग्जाम्पल सेट है खाली है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटरेस्ट सर्विस रेशो, ये इसको क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट सर्विस रेशो भी कहा जाता है। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन आ गए, या इंटरेस्ट कवरेज रेशो की जगह इंटरेस्ट सर्विस रेशो आ गया। सर खुजाते रहोगे कि हाय 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 कैसे करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ही नहीं ये वाला तो इंटरेस्ट सर्विस रेशो, लेकिन ये तो होता है। यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो को ही इंटरेस्ट सर्विस रेशो कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है। अब वो कैसे निकलेगा जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट तो सर पता है, डिवेंचर्स का 15% या जो भी रेट दिया हुआ है उस पर निकाल दो, निकल गया। लेकिन सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा, देखो या तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स देगा, तो उसमें टैक्स ऐड कर दो और इंटरेस्ट ऐड कर दो, खत्म कहानी। आप बिफोर निकालना है ना, आफ्टर दिया तो उसको प्लस कर दो, खत्म कहानी। क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपन एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं सारे के सारे। तो इसका डेप्ट टू इक्विटी का था डेप्ट अपॉन इक्विटी, बहुत सिंपल है। टोटल एसेट टू डेप्ट का था टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, प्रोप्राइटरी का था प्रोप्राइटर अपॉन एसेट, और इंटरेस्ट कवरेज का था इंटरेस्ट कितना कवर हो रहा है। तो इंटरेस्ट अगर कवर कर रहा है तो इंटरेस्ट को नीचे रखो ताकि उसको कवर किया जा सके। किससे कवर करोगे, प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट को ऊपर रख दो। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट एसेट दे रखी है और करंट एसेट। पहले तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकाल लो। सबसे पहले
डेप्ट टू इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट माने ऋण अपॉन इक्विटी। ठीक, आ जाओ आगे। डेप्ट कैसे निकलेगा भाई? डेप्ट का मतलब क्या होता है? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस डिवाइडेड बाय इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? इक्विटी होनी चाहिए प्लस प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होने चाहिए। तो ये इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ढूंढते हैं। नॉन करंट एसेट है? बिल्कुल है। करंट एसेट है? बिल्कुल है। माइनस, अगर इसमें से हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लाइबिलिटी माइनस कर दे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं एक बार, हो तो जाना चाहिए, बाकी भगवान मालिक है भैया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कितनी है? 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट कितनी है? 1,80,000 और 45,000। तो कितना हो गया? 1,80,000 और 45,000 कितने होते हैं? 1,80,000 और 45,000 है ना? देख लेता हूँ यार, रुक जाओ। 1,80,000 गलत नहीं होना चाहिए है ना, प्लस 45,000 यही है ना। 1,80,000 प्लस 45,000 ये हो गए 2,25,000। समझ गए ना कैसे आ रहा है? माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तो 1,50,000 और 1,50,000 और 25,000। 1,50,000 और 25,000, 1,50,000 25, 1,75,000 कितना हो गया? 1,75,000। तो ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 में से 1,75,000 गए तो आपके 50,000 बच गए। कितने बच गए भाई? 50,000 बच गए। और जब यहाँ पर आपके 50,000 बच गए तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आपका रेशो आ गया, दैट इज 3:1। और यही आपका क्या है? डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। बताओ, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड देना भाई मुझे को जरा, तुम है ना। ठीक है, हाँ चलो, ऐसा है ना, एक एक कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा कैसे निकलेगा? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला है भाई? बहुत सीधी सीधी सी बात है, टोटल एसेट कर लो और डिवाइडेड बाय डेप्ट कर लो, है ना। यही तो फॉर्मूला है। अब अगर हमें इसको निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? टोटल एसेट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ये तो बहुत आसान है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट निकल गया। लेकिन डेप्ट का, अरे वाह, डेप्ट का भी बड़ा आसान है इसमें तो भैया। तो इसमें डेप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्लस क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बड़ा आसान है ये वाला भी, है ना। तो कई बार तो बड़ी आसान आसान चीज़ें सी आपको क्या मिल जाएंगी। ठीक, चलो आ जाओ आगे। तो अब यहाँ पर अगर नॉन करंट एसेट आपका कितना है? 1,80,000 है ना, प्लस 45,000। तो एक तो ये हो गया डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तुम्हारे 1,50,000 बैठ ही रहे थे पिछले उसके अनुसार, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो 1,80,000 में जब आप 45,000 ऐड करोगे तो ये हमने करा था, 2,25,000 आ गया था हमारा। तो 2,25,000 को जब डिवाइड करोगे 1,50,000 से, है ना, किससे डिवाइड करोगे? 2,25,000 को डिवाइड करोगे किससे? 1,50,000 से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 तो तुम्हारा यहाँ पर ये आ जाएगा 3 0 से, तो 3 0 ये गई 150 300, तो 1
150, 75, 15 पंजे 75, 1.5 समथिंग आ जाएगा रेशो 1, ये देख लेना है ना। तो ये हो गया, क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। देखो अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बैठा हुआ हूँ। प्रोपराइटरी रेशो, लिंक पर जाना सीधा है ना, और वहां से मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय, प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय क्या था भाई? प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय क्या था? टोटल एसेट, है ना। अच्छा यहां पर कंफ्यूज मत होना, इसको शेयर होल्डर फंड ही कहा जाता है। कभी खामखा परेशान होने लगो कि सर प्रोपराइटर्स फंड क्या होता है। तो शेयर होल्डर फंड का तो अभी हमने निकाला था ना, कितना निकाला था? इक्विटी शेयर होल्डर फंड 50,000 निकाला था। ये रहा, ये इक्विटी तो आया था हमारा निकल करके, तो इसको यहीं पर ऐसी वैल्यू पुट कर दो 50,000 रुपये की, तो 50,000 की ये आ गई। और टोटल एसेट यहाँ पर हमने निकाल रखा है, कहाँ है? 2,25,000। कितना? 2,25,000। तो बार बार क्यों निकालना, है ना। बट आप लोग निकालना ताकि आप लोगों को ना फॉर्मूलाज याद हो सके। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जब हम करेंगे तो भाई यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 0 से 3 0 गई, 225.500, 225 सुनी, 450, 500, 225 वही आ गया। 0.22 रेशो 1 आ जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा, 0.222222 ये चलता रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता देना, है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स होकर के आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ भी डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। तो एक एक करके कर लेते हैं, है ना। पहले मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं तीनों पेजों पर ले जाता हूँ ताकि आपके लिए इसको करने में आसानी हो, ठीक है। अब एक एक पेज पर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, पेन सेम ही रख लेते हैं। तो पहला क्या है? पहला आपका है डेब्ट इक्विटी रेशो। तो अब तो आपको इसको याद रखने की मेरे ख्याल से ना जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा सर। डेब्ट अपॉन इक्विटी क्या आ गया? डेब्ट अपॉन इक्विटी। और डेब्ट अपॉन इक्विटी का मतलब होता है डेब्ट कितना आ गया? ये सर इक्विटी में जाएगा। तो अब तो सर हम सीधा लिख देंगे 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000। कैपिटल रिजर्व भी सर इसी में ही जाएगा। प्लस सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1,20,000 भी इसी में जाएगा। और सर ये आ जाएगा 50,000 डेब्ट में। और सर मॉर्गेज लोन भी किस में आ जाएगा? आपका डेब्ट में आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी नहीं जाता सर। नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी जो है वो 4,80,000 की दे रखी है। कितने की दे रखी है आपको? 4,80,000 की ऑलरेडी से आपको दे रखी है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट दे रखी है और ये दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन डेब्ट में केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, केवल वही आइटम्स। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आता है, वो हमें एक्सक्लूड करना है। हमें पता थोड़ी है कि कितना। बच्चे क्या करते हैं सर, डेप्ट को ना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे 4,80,000 का आंसर दे देंगे, गलत हो जाएगा। समझ के मैंने क्या बताया? तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 4,20,000, 4,80,000, 5 और 1 6 लाख। तो ये आपका हो गया 6 लाख हो गया। तो 4 0 से तो 4 0 ये गई, और जब 4 0 से 4 0 चली गई तो यहाँ पर बचा आपका 2/6। तो 6 पॉइंट लगा करके आपने 0 लगा ली, 6 3 18 फिर। तो मेरे ख्याल से बेटा ये आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से यही आएगा आपका। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ यहाँ, है ना। चलो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब हमें ये तो हो गया हमारा। अब प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो मैं प्रोप्राइटरी रेशो ना तुम लोगों को HW में दे देता हूँ। मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी हमने प्रोप्राइटरी रेशो करा था ना। तो आप प्रोप्राइटरी रेशो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है।
पता तो चले कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो मैं आपको करा देता हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसका भी। इसका है 12% 50,000 का। तो 50,000 का जो 12% है वो कितना निकलेगा? 6,000 रुपये। तो इंटरेस्ट में एक तो ये काम आएगा 6,000 रुपये प्लस 10% 1,50,000 का, तो 15,000 ये हो गए। तो 15,000 रुपये ये हो गए। भाई इंटरेस्ट तो तुमने ये निकाल दिया, निकालना आ गया इंटरेस्ट, कोई दिक्कत, सीधा फॉर्मूला निकाल दो, है ना। अच्छा, करंट लायबिलिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आप गया, ये गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 63,000 और रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%। तो इसके लिए आपको यहां पर ना क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना? 63,000। आपको कैसा चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कुछ मत करो, 63,000 दिया हुआ है, हाँ, कि टैक्स कितना है? 50%। रेसिप्रोकल कर दो, 100/50। कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 63,000, 2 डबल कर दो ना, 1,06,000, 1,26,000, 6 दूनी 12 और 6, 1,26,000 आ जाएगा। 1,26,000 क्या आ गया आपका? बिफोर टैक्स। आपको बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। अब इंटरेस्ट टोटल कितना बैठ रहा है? 15 और 6 21,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,26,000 और 21,000। तो 1,26,000 27 47 1,47,000 आ गया। कितना आ गया? 1,47,000 डिवाइडेड बाय 21,000। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने 3 0 से तो 3 0 ये गई और 21 सात एकम 7। अरे वाह, ये तो बहुत इजी आ गया, 7 टाइम्स। अच्छा, कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो किस में आता है? परसेंटेज में आता है, रेशियो में आता है? तो ये टाइम्स में आता है। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो जो था, प्रोप्राइटरी रेशियो आपका जो आता है वो परसेंटेज में आता है। मैंने यहाँ पर गलत कर, एक मिनट रुको, प्रोप्राइटरी रेशियो कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पर रेशियो नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर रेशियो लिख दिया गलत, अभी याद आया मेरे, तो परसेंटेज आएगा 0.22%। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना था और दिया हुआ है आफ्टर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग 100 डिवाइडेड बाय रेट। 40 होता तो 40 आ जाता, 30 होता तो 30 आ जाता, 50 है तो 50 आ गया। तो ये आ गया आपका 1,26,000 और इसमें आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो 1,47,000 आ गया। बस ये वाली इसकी कहानी थी। ठीक है, यहाँ तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट में संपर्क कर लेना, कोई दिक्कत परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, और बाकी कल मिलेंगे हम एक अच्छी नई और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और वीडियो के साथ, जहाँ पर हम आगे के जो रेशियोज हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी आपके टच में हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर करो। देखो, अगर आपने उनके साथ वीडियो शेयर किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कहीं नुकसान है। उनको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आएगी कि भाई हाँ, सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए सोचता है। और अगर उनका कहीं पर भी एडवांटेज उस वीडियोस का मिल गया ना, तो आप यकीन मानना ज़िंदगी भर वो इस बात को नहीं भूलेगा कि आपके कारण जो है उसको एक अच्छा मटेरियल देखने को मिल गया। तो अपने
जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं उनके साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके ज़रा बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल नए रेशियोज़ के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।